नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 इंडिया में। आपके साथ मैं हूं राधा कुंदेरिया। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर बिजनौर डीएम और एसपी ने मतदान स्थलों का निरीक्षण किया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिले का प्रशासन एकदम अलर्ट है, जिसके चलते डीएम एसपी ने संयुक्त रूप से एसडीएम और सीडीओ के साथ जिले के अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का भ्रमण किया। डीएम रमाकांत पांडे ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी और शरारती तत्वों पर प्रशासन की सख्त नजर रहेगी। थानों में जाकर जितने भी अपराधी हैं उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है उसकी भी जानकारी ली जा रही है। डीएम ने बताया कि जिला प्रशासन त्रिस्तरीय पंचायत निष्पक्ष चुनाव कराने में कटिबद्ध है, कोई गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। निष्पक्ष चुनाव के लिए अधिकारी और पुलिस प्रशासन सतर्क है। डीएम एसपी ने पुलिस अधिकारियों और आमजन से पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराए जाने की अपील भी की और पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। क्योंकि चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो गया है जी, तो मैं और कप्तान साहब और हमारे ऑफिसर्स सीओ साहबान और एसडीएम साहबान हर थाना क्षेत्र में हर गांव की संवेदनशीलता, क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या कमियां हैं, उन्हें कैसे दूर किया जाना है, क्या ट्रबल एरियाज हैं, कहां समस्या हो सकती है, कहां सख्ती की जानी है, इसका आकलन कर रहे हैं। कितनी कार्रवाई हो गई, 107-16 की कार्रवाई कितनी हो गई, शस्त्र कितने जमा हो गए और कहां कहां क्या कमियां हैं जिन्हें हमें दूर करना है, तो इसकी समीक्षा थानावार हम लोग जाके कर रहे हैं। हमारे ऑफिसर्स भी कर रहे हैं, हमारे कप्तान साहब भी जाके कर रहे हैं। तो आज अभी मंडावर गए हैं और यहाँ का भी, तो कार्यवाही बहुत सख्ती से यहाँ की जा रही है। जो कुछ कमी है हमारे ऑफिसर सारे संवेदनशील केंद्रों का विजिट करेंगे, हम लोग भी कर रहे हैं और पूरा निष्पक्ष और बढ़िया चुनाव कराया जाए। बुलंदशहर क्षेत्र के सिकंदराबाद में NH91 लॉजिस्टिक पार्क के पास सुबह 4 बजे अनियंत्रित स्कॉर्पियो कार सड़क किनारे खड़े कंटेनर ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो कार के पड़खच्चे उड़ गए। आसपास के लोगों ने घायलों को गाड़ी से निकाल सिकंदराबाद पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच सभी घायलों को सिकंदराबाद के CHC अस्पताल एम्बुलेंस द्वारा भिजवाया। वहीं गंभीर हालत देख डॉक्टरों ने सभी घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घायलों की स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। वहीं स्कॉर्पियो कार में फंसे युवक को लोगों की मदद से बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। गाड़ी से निकलने के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। कंटेनर चालक मौका देख भाग गया। पुलिस ने कंटेनर ट्रक को अपने कब्जे में ले चालक की तलाश शुरू कर दी है। नाम है आपका? दानवीर सिंह। दानवीर सिंह, एक्सीडेंट कैसे हुआ है? हम रास्ते में आ रहे थे, अचानक से ट्रक में हमें पता नहीं लगा, मैं तो पीछे बैठा था। अचानक से एक धड़ाका हुआ, जिससे ट्रक से पीछे लगी है गाड़ी। तो कितने लोग सवार थे इस गाड़ी में? 6 लोग थे। तो कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे? गाजियाबाद से आ रहे थे, एटा जा रहे थे। सब एटा के निवासी? हाँ, एटा के। कितने घायल हैं? सारे घायल हैं, एक की ज़्यादा गंभीर हालत है, वो अभी गाड़ी में फंसे हुए हैं। हरिद्वार में कुंभ मेले का आगाज हो चुका है, जिसके चलते संजय गुंजियाल आईजी कुंभ मेला, दीपक रावत कुंभ मेला अधिकारी, जन्मेजय खंडरू वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुंभ मेला हरिद्वार ने हरिद्वार गंगा घाट पहुंचकर मां गंगा की पूजा अर्चना कर मां गंगा का आशीर्वाद लेकर शुरू होने वाले महाकुंभ 2021 का आगाज किया। हरिद्वार में होने वाले चुनौतीपूर्ण महाकुंभ को सुरक्षित और भव्य रूप देने के लिए इन्हीं तीनों अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, जिनके कंधों पर कुंभ को सकुशल संपन्न कराने की जिम्मेदारियां हैं। संजय गुंजियाल आईजी कुंभ मेला हरिद्वार ने बताया कि हमारी ओर से कुंभ को कुशलतापूर्ण संपन्न कराने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्थानीय पुलिस प्रशासन और मजिस्ट्रेट को भी बॉर्डर पर तैनात किया गया है और कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार ही बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को महाकुंभ में शामिल होने के लिए अनुमति दी जाएगी। दीपक रावत कुंभ मेला अधिकारी हरिद्वार ने जानकारी देते हुए बताया कि कुंभ के सभी कार्य लगभग पूरे कर लिए गए हैं और श्रद्धालुओं को कुंभ में बेहतर सुरक्षा और व्यवस्था देने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और यदि कहीं कोई थोड़ा बहुत कार्य बचा भी है तो उससे आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं होगी। कुंभ को भव्य रूप देने के लिए सभी मुख्य कार्य पूरे कर लिए गए हैं। उत्तराखंड सीमाओं पर भी पुलिस प्रशासन ने बॉर्डर एरिया में 24 घंटे फोर्स तैनात कर दी है और हरिद्वार में बॉर्डर एरिया पर शासन के
निर्देश पर गाइडलाइंस के अनुपालन के लिए पुलिस व स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की कोविड-19 रिपोर्ट चेक करेगी, साथ ही रैंडम सैंपलिंग भी करेगी। द्वारा पूजन किया गया है, किस तरह की चुनौती मानते हैं आप इसको? देखिए, आज से ऑफिशियली कुंभ नोटिफाई हो गया। जो अर्चना की गई, कामना की गई कि मेला विघ्न हो, कोई दुर्घटना ना हो, सभी लोग यहाँ पे आएँ, आनंद से स्नान करें, अच्छे अनुभव लेके जाएं और सभी सकुशल। सर, कितनी बड़ी चुनौती है अब आपके लिए कि पूरे कुंभ को सकुशल संपन्न कराना? कि कुंभ हमेशा से एक चुनौतीपूर्ण आयोजन रहा है, लेकिन ये टीम वर्क भी है, इसमें सबको मिलजुल के काम करना है। हमें श्रद्धालुगणों से भी हेल्प चाहिए, हमें हरिद्वार के निवासियों से भी हेल्प चाहिए और मीडिया से भी हमें बहुत बहुत सहायता चाहिए। पूरी उम्मीद है कि मिलजुल के हम इस पुनीत कार्य को अच्छे से करें। सर, अभी जो कार्य बचे हैं उनको किस तरह से जल्द पूरा किया जाएगा, क्योंकि अब शाही स्नान बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं। अब जो कार्य हैं वो ऐसे हैं जो रोज़ होते रहेंगे, इसको आप ये नहीं कह सकते कि शाही स्नान से पहले ख़त्म हो जाएंगे, से पहले ख़त्म हो जाएंगे। टूट मरम्मत के, मेंटेनेंस के कार्य अचानक भी आ जाते हैं, तो ये चलते रहेंगे। जहाँ पर दीर्घकालिक कार्यों का प्रश्न है वो पहले ही पूरे हो चुके हैं। मिलकर माँ गंगा जी से आशीर्वाद लिया है। पिछले 1 साल से हम लगातार अलग अलग तरीके से कार्य कर रहे हैं कि जो मेला है वो सकुशल संपन्न हो, और राज्य सरकार के द्वारा जो नोटिफिकेशन है वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के मध्य है। तो आज 1 अप्रैल को, आज पहले दिन पे हम लोगों ने सबसे पहले माँ गंगा जी से आशीर्वाद लिया है कि उनका आशीर्वाद बना रहे। हम लोगों ने हर दिशा पे अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है जो बेस्ट हो सकता है वो करने का, लेकिन बिना आशीर्वाद के हम लोग बढ़ना नहीं चाहते थे। तो आज आशीर्वाद लेने के बाद अब हम लोग जितने भी हमारे अभी काम है, काफ़ी सारे ऐसे कार्य हैं, चाहे वो क्राउड मैनेजमेंट को लेके, ट्रैफिक को लेके, और नई चुनौती के रूप में जो कोरोना पैंडेमिक की वजह से परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, उसकी वजह से जो नए चैलेंजेज आए उस पर हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं कि हम लोग सफल रहें। सर, बॉर्डर पर किस तरह की व्यवस्था रहेगी और किस तरह से आप कोरोना की गाइडलाइन का पालन कराएंगे और कोविड की रिपोर्ट को किस तरह से देंगे? हमारे जो 7 बॉर्डर, जैसे अभी बताया गया आपको, 7 के अलावा 2 और बॉर्डर्स में, इंटरस्टेट बॉर्डर में हमारे चेक पोस्ट बन गए हैं। उन चेकिंग पॉइंट्स पे हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्सेस के टुकड़ियाँ, कंपनीज और प्लाटून रखे गए हैं, लोकल थाने वाले हैं, हेल्थ के और मजिस्ट्रेट साहिबान वहाँ पर है, और हम सभी लोग मिलकर एक समन्वित तरीके से जो कोरोना संक्रमण रोकने की दिशा पे जो SOP भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है, राज्य सरकार के द्वारा किया गया है और माननीय हाईकोर्ट के द्वारा भी दिशा निर्देश दिए गए, उसके अनुपालन में हम लोग कार्य कर रहे हैं। और उसके अनुपालन में यद्यपि कुछ व्यवहारिक घटनाएँ आ रही है, लेकिन वो अनुपालन मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि सभी को करना है, ताकि जो संक्रमण मुक्त ये पूरा कुंभ का आयोजन हो सके। महिलाओं और बच्चियों के साथ होने वाले यौन अपराधों को लेकर भले ही सीएम योगी हमेशा पुलिस को कड़े निर्देश जारी करते रहते हैं, लेकिन उनकी पुलिस है कि नाबालिग बच्चियों के साथ होने वाले अपराधों को टरकाने में लगी रहती है। ऐसा ही एक ताजा मामला कानपुर देहात पुलिस का सामने आया है। कानपुर देहात में पुलिस की लापरवाही से एक पीड़ित नाबालिग छात्रा की संदिग्ध मौत हो गई। पिता का आरोप है कि छेड़छाड़ के आरोपियों ने ही बच्ची की हत्या कर डाली है। वहीं अधिकारी मामले की जांच की बात कह रहे हैं। जनपद कानपुर देहात के राजपुर इलाके में देर रात्रि छेड़छाड़ पीड़ित 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा का शव उसके घर में फांसी से लटकता मिला। हैरानी इस बात की है कि उस समय उसका पिता राजपुर थाने में बेटी से छेड़खानी करने वाले पड़ोसी लड़कों के खिलाफ छेड़खानी और मारपीट की FIR लिखाने राजपुर थाने में मौजूद था, लेकिन पुलिस ने उसकी FIR लिखने की जगह थाने से उसे भगा दिया। पिता का आरोप है कि मेरी बेटी राधेश्याम के लड़के उसे छेड़ा करते थे। मैंने शिकायत की तो सबने मिलकर मेरी बेटी और पत्नी को कल सुबह जमकर मारा पीटा, जिसकी शिकायत करने वह कल देर शाम को राजपुर थाने गया था। वहां उसकी न सुनी गई और वहां से उसे भगा दिया गया। जब देर रात्रि वह लौटकर घर आया तो बेटी फंदे पर लटकी मिली। उसको अपराधियों ने मारकर टांग दिया था। इस मामले में पुलिस का कारनामा देखिए। पहले लड़की के साथ छेड़खानी और मारपीट की शिकायत जिस पुलिस ने नहीं लिखी थी, उसकी मौत की सूचना मिलते ही फटाफट उसी पुलिस ने रात में FIR लिख ली और एक को गिरफ्तार भी कर लिया। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया का कहना है कि परिजनों ने पड़ोसी और उसके लड़के पर हत्या करने का आरोप लगाया है। उसकी FIR लिखकर कार्रवाई की जा रही है। एक लड़के को हिरासत में ले लिया गया है, बाकी की तलाश जारी है।
वैसे यहाँ ये गौरतलब है कि अगर पिता की दिन में ही शिकायत लिखकर पुलिस लड़की के यहाँ जांच करने गई होती तो शायद उस मासूम की जान बच सकती थी। इस मामले में परिजन ने सीधे सीधे हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस पर भी समय पर लापरवाही व कार्रवाई न करने के आरोप है। अब देखना यह होगा कि आखिर आरोपियों के साथ हिला हवाली करने वाले पुलिस वालों पर क्या कार्रवाई होती है। थाना राजपुर के पहलावर गांव में आज शाम को 4 बजे एक 14 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़खानी को लेकर के दो पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें मारपीट हुई, जिसमें दो औरतें, दोनों पक्षों के लड़के और लड़की दोनों की मां को चोटें आई और इसकी रिपोर्ट लिखाने थाने गए थे। उसमें छेड़खानी के आरोप में लड़की की मां की तरफ से तहरीर दी गई थी, जिसमें मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना की जा रही थी। विवेचना के दौरान उप निरीक्षक यहाँ घटनास्थल पर आए थे। इसी बीच पता चला कि लड़की की हैंगिंग से डेथ हुई है और लड़की को यहाँ लड़की की घर में ही उसकी डेड बॉडी मिली है। उसके दुपट्टे से लिपटा हुआ उसको पुलिस ने पब्लिक की मौजूदगी में उतारा है। उसकी डेथ के मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। उनके परिजनों का आरोप है कि लड़के पक्ष के लोगों ने उसको मार करके टांग दिया है। मुकदमा पंजीकृत करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ जिले के सदर तहसील गेट पर पानी की टंकी पर चढ़कर युवक का डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो होली के दिन के दोपहर का है। यह शख्स नशे की हालत में था। इस मामले में नगर कोतवाली की पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को टंकी पर से नीचे उतार लिया। जान जोखिम में डालकर मस्ती कर रहा युवक पहले भी कई बार टंकी पर चढ़ चुका है। युवक शहर के सदर तहसील का रहने वाला है। इसका नाम सनी बताया जा रहा है, जो नशे की हालत में पानी की टंकी पर चढ़कर डांस कर रहा है। जब नशे में टल्ली युवक ने धीरे धीरे सीढ़ियों के रास्ते से 50 फीट ऊपर बनी टंकी के ऊपर चढ़कर डांस करने लगा तो लोगों ने देखा और उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वहीं जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस के भी हाथ फूल गए। फिर कुछ देर तक ड्रामा चला और पुलिस को किसी तरह युवक को उतारने में कामयाबी मिली। जिल्लत भरी जिंदगी से परेशान होने के बाद मायूस होकर बैंक का कर्ज उतारने के लिए स्कूल संचालक सहित 3 लोगों ने किडनी बेचने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिख दिया। साथ ही किडनी बेचकर बैंक का कर्ज उतारने के साथ ही बिजली विभाग का बकाया बिल भी भुगतान करने की गुहार लगाई। अलीगढ़ जिले में हर्षिता कॉन्वेंट स्कूल के संचालक सहित 3 लोगों ने अपनी किडनी बेचने के लिए मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र में स्कूल प्रबंधक समिति द्वारा लिखा गया है कि मार्च 2018 में इनके द्वारा ऊपरकोट कोतवाली इलाके में बने आर्यव्रत बैंक से 23 लाख रुपए प्ले ग्रुप से कक्षा 8 तक का स्कूल निर्माण के लिए लोन लिया गया था। लिए गए लोन की जून 2019 तक प्रत्येक किस्त सुचारू रूप से चली। तो वहीं 1 अप्रैल 2019 को स्कूल में आने वाले बच्चों को उनके स्कूल आवागमन के लिए 18 सीटर एक बस HDFC बैंक से फाइनेंस कराई गई थी, जिसके बाद HDFC बैंक की भी किस्त फरवरी 2020 तक सुचारू रूप से बैंक में जमा की गई। लेकिन इसी दौरान अगस्त 2019 में पिता डूंगर सिंह को दिल का दौरा पड़ा। दिल के इलाज के चलते उनकी मौत हो गई, जिसके बाद आर्यव्रत बैंक ऊपरकोट की किस्त नहीं भर सका। 14 सितंबर 2019 को NRC और CAA प्रोटेस्ट के चलते सरकार के द्वारा विद्यालय बंद करा दिए गए। 23 मार्च 2020 को विद्यालय लॉकडाउन के कारण बंद हो गए, जिसके चलते 1 वर्ष से विद्यालय बंद होने से बच्चों की स्कूल में फीस नहीं आई तो बैंक से लिए गए लोन की किस्त भी जमा नहीं हो सकी। लोन की किस्त नहीं जमा होने पर कर्ज लिए गए बैंकों के द्वारा रुपयों पर ब्याज और नीलामी के साथ लिए गए रुपए से अतिरिक्त खर्च लगाकर विद्यालय की नीलामी की प्रक्रिया को ऊपरकोट कोतवाली क्षेत्र के आर्यव्रत बैंक और रीजनल मैनेजर KU खान के द्वारा शुरू कर दिया गया। जब नीलामी की इस प्रक्रिया को लेकर आर्यव्रत बैंक के रीजनल मैनेजर KU खान से मिला तो उनके द्वारा कहा गया कि कुछ भी करो, बैंक को तो बस अपना पैसा चाहिए, जिसके चलते उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र लिखकर मुख्यमंत्री के स्कूल समिति के 3 लोगों ने बैंक से लिए गए लोन का कर्ज उतारने के लिए अपनी किडनी बेचने की मांग की है।
मेरा नाम डॉक्टर नरेश है। मैं हर्षिता कॉन्वेंट स्कूल का संचालक हूँ। मैंने मार्च 18 में ऊपरकोट ग्रामीण बैंक से 23 लाख रुपए का लोन लिया था स्कूल बनाने के लिए। स्कूल बन गया, स्कूल चल रहा था। जून 2019 तक लोन की किस्त सुचारू रूप से चली, सब कुछ सही रहा। जुलाई और अगस्त में मेरे पापा को दिल का दौरा पड़ गया, उसके चलते व्यवस्था कुछ गड़बड़ाई न। फिर दोबारा मैंने नवंबर में बैंक के लिए पैसा जमा किया। बैंक में पैसा जमा करने के बाद दिसंबर जनवरी NRC-CA का प्रोटेस्ट हो गया, और प्रोटेस्ट के बाद फरवरी में फिर मुझे मौका लगा तो फिर मैंने बैंक को पैसा जमा किया। उसके बाद मार्च के फर्स्ट वीक में होली रही, सेकंड वीक से कोरोना की एडवाइजरी के चलते विद्यालय बंद हो गए। 23 मार्च से 100% लॉकडाउन हो गया। उसके चलते जब से स्कूल बंद चले आ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में जब स्कूल बंद है, चूँकि आमदनी का जरिया हमारा स्कूल है, स्कूल से ही पैसा हमारा सारा जाता था, अब हम नहीं दे पा रहे हैं, तो बैंक ने अपना नीलामी की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। बैंक नीलामी के लिए नोटिस छपका गए कि हम स्कूल को नीलाम करेंगे। मैं वहाँ के अधिकारियों से भी मिला, बैंक के अधिकारियों से, KU खान है जो RM साहब है, उनसे भी मिला। मैंने उनसे कहा मैं सर स्कूल नहीं खुलेंगे तब तक पैसा दे पाना, कि बैंक को बैंक का पैसा चाहिए, आप कुछ भी करें। तो ऐसी उसको मिलने के बावजूद भी उन्होंने चिपका दिया नोटिस आकर के। अब हम क्या करें, कैसे करें, इसलिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं सूझा। तो हमने मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई है कि हमें अपनी किडनी को, हम, हमारे प्रधानाचार्य और हमारी वाइफ, तीनों लोग मिलकर एक किडनी बेचना चाहते हैं, जिससे बैंक को बैंक का पैसा मिल जाएगा, ज़रूरतमंद को ज़िंदगी मिल जाएगी और हमें जिल्लत भरी ज़िंदगी से निजात मिल जाएगी। कितना बकाया रह गया है, कितना पैसा लिया था आपने? मैंने 23 लाख रुपए लिया था, 5 लाख रुपए जमा कर दिया है। आज भी स्टैंडिंग 22,60,000 रुपए की बनी हुई है मेरे पास। कितना समय हो इंटरेस्ट प्लस जो एक्सपेंस है। अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए News 11 इंडिया। नमस्कार।